हेलो। हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही होने चाहिए। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि टीएस ग्रेवाल में चैप्टर नंबर 9 है। राइट। और वैसे अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर अलग है। आप एनसीईआरटी डी के गोयल कोई भी फॉलो कर सकते हो। आप एनसीईआरटी फॉलो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस डी के गोयल और टीएस ग्रेवाल में ज्यादा है, तो इसलिए मैं टीएस ग्रेवाल फॉलो कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो उसमें चैप्टर नंबर 9 है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसकी अगर आप वेटेज देखोगे तो वेटेज है इसकी टर्म टू के लिए, क्योंकि टर्म टू की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। और मैं लिख देता हूँ एक बार, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये ईयर 21-22 की बात चल रही है। टर्म टू पहली बार ही आया टर्म टू ये। और इसमें ये टर्म टू का टॉपिक है और इसकी जो वेटेज है वो 8 मार्क्स है। सर कैसे? एक और चैप्टर है डिबेंचर्स पे, तो जो दूसरा चैप्टर है ना वो डिलीट हो चुका है। मतलब इस टर्म के लिए, टर्म टू के लिए, इसलिए मैंने स्पेशल लिख के दिया आपको। टर्म टू के लिए जो डिवेंचर्स रिडम्पशन वाला चैप्टर है वो डिलीटेड है। ये एक ही चैप्टर है। ये 8 मार्क्स का आएगा। तो चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 क्लास में हो जाएगा। बट इससे क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, मतलब इस इसके क्वेश्चन सोल्व करने से। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम करने वाले क्या है, सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे जो हम आज की क्लास में करेंगे। उसके बाद हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। राइट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। उसके बाद कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद कोलेटरल सिक्योरिटी वाला। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली अकाउंट्स पढ़ लें। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस जो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पे होता है। तो ये कुल मिला के हमें 6 चीजें करनी है। राइट। तो उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। एक बार समझ में आ गया करने के हवाले हैं, एक बार वो क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमें समझना जरूरी है। देखो पहले तो आपको ये बता देता हूं मैं कि जो कंपनी होती है ना, जो कंपनी होती है उसके बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है कि उसको ना फंड्स चाहिए होते हैं बिजनेस करने के लिए। तो फंड्स के ना दो सोर्स हैं बेसिकली, जो मेन है वो है, एक तो क्या है, एक डेट है और दूसरा इक्विटी है। ये मेन है। अब इक्विटी में ना एक, मतलब इक्विटी तो कह देते हैं, अरे यार, डेट और इक्विटी ये दो हैं मेन। बाकी इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो भी शेयर्स में आ जाते हैं। बट यहाँ हम मेन डेट और इक्विटी की बात कर रहे हैं। या आप मोटा मोटा ही मान लो, या तो डेट के थ्रू आ सकता है या शेयर्स के थ्रू आ सकता है। राइट। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं? ये टर्म वन में पढ़ चुके हैं हम। इसकी एंट्रीज याद है ना? इश्यू ऑफ शेयर्स याद है? हाँ सर। जो कंपनी अकाउंट शुरू होता है, दो चैप्टर थे ना, वो सारे किससे रिलेटेड थे? शेयर से। और दूसरा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो है डेट। अब डेट में लोन्स भी ले सकती है कंपनी बैंक वगैरह से, या पब्लिक डिपॉजिट्स भी उठा सकती है। बहुत सारे सोर्सेज हैं डेट में। डेट में ही एक चीज होती है डिबेंचर्स। उसके हम अकाउंटिंग सोच वो समझने वाले हैं कि ये होता क्या है। राइट। तो कंपनी जो पैसा उठा सकती है, या तो वो लोन ले सकती है या अपनी जो कंपनी है उसमें भागीदारी दे सकती है, मतलब शेयर होल्डिंग दे सकती है दूसरों को। क्लियर है ये चीज? हाँ सर क्लियर है। तो हमने इनकी अकाउंटिंग तो सीख ली ना, टर्म वन में सीख ली। अब हमें किसकी सीखनी है? इसको एक बार साइड करते हैं। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है डेट में भी डिबेंचर्स के बारे में सीखना है हमें। राइट। डेट बहुत सारा, डेट का मतलब सिंपली होता है उधार। राइट। और डेट जब वर्ड यूज करते हैं ना, वो जनरली जनरली स्पीकिंग वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ओके सर। और ये हमने अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़ा है, डेट डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा था ना, तो वही उसी डेट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें डिबेंचर्स भी एक हिस्सा होते हैं। राइट। क्योंकि कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसा तो चाहिए। राइट। तो डिबेंचर्स होते क्या है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो डिबेंचर्स से
किस तरह से चीजें चलती हैं। कंपनी है मान लो, राइट, एबीसी लिमिटेड मान लेते हैं। इसको क्या चाहिए, इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। बैंक से क्या होता है जनरली, लोन लोन काफी या तो महंगा पड़ता है या फिर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत ज्यादा। बट डिबेंचर्स में इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कंपैरेटिवली, राइट। तो वो क्या करेगी, कोई कोई तो उसे पैसा देगा, राइट, और ये पैसे के बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो पैसा मिलेगा नहीं। तो ये कंपनी क्या करती है, फंड्स ले लेती है पब्लिक से। ये पब्लिक को इशू करे जाते हैं डिबेंचर जनरली, है ना, प्राइवेटली भी करे जाते हैं लेकिन पब्लिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पब्लिक को इशू करेगी डिबेंचर्स। जब डिबेंचर्स, फिर से मैंने वर्ड यूज कर दिया लेकिन ये समझाया नहीं डिबेंचर्स होता क्या है। बेटा डिबेंचर्स ना सिंपल एक लोन की तरह होता है। डिबेंचर्स एक लोन की तरह होता है। इन्होंने मान लो 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए, 1 लाख से तो क्या ही होगा, 1 करोड़ रुपए दिए। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि हे पब्लिक, हे डिबेंचर होल्डर्स, राइट, हे फंड प्रोवाइडर, मैं तुम्हें क्या, कंपनी कह रही है मैं तुम्हें ये इतने पैसे मान लो 5 साल बाद वापस कर दूंगी। तो ये पब्लिक क्या कहती है कि हमने क्या समाज सेवा में आए हुए हैं हम, 5 साल के लिए तुम्हें पैसा दे दिया, हमें क्या मिलेगा। तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको क्या करूंगी, मैं 10% के हिसाब से आपको एनुअली इंटरेस्ट दे दूंगी। ओ, तो तो बेसिकली क्या हुआ, ये पब्लिक ने कंपनी को लोन दे दिया, मिलकर मिलकर दिया है, क्योंकि 1 करोड़ एक बंदे के पास तो होगा नहीं, या कोई देगा भी नहीं, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं और 1 करोड़ नहीं चाहिए होते, ज्यादा ही चाहिए होते हैं जनरली पैसे, ठीक है। ये छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये मिलकर पैसा लगा देते हैं। और ये क्या, कंपनी उसके उसके बदले में ना एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है, एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है, उस डॉक्यूमेंट को डिबेंचर्स कहते हैं, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल क्या है, एक लोन की तरह है, राइट। बस कंपनी एक वो सर्टिफिकेट या फिर जो डॉक्यूमेंट है राइटिंग में वो इशू कर देगी, जिसने भी वो लिया होगा डिबेंचर्स के, मतलब जिसने भी कंपनी को पैसे दिए होंगे, और जितने जितने पैसे दिए होंगे उसमें सारी टर्म्स लिखी होती हैं कि कितना इंटरेस्ट होगा, राइट, कितनी कितनी ड्यूरेशन पे होगा, और कितने सालों तक ये लोन वापस हो जाएगा, किस तरह से होगा, हर एक चीज लिखी होती है उसमें, राइट। आई होप क्लियर है ये चीज। तो सिंपल से समझो, एक सिंपल नॉर्मल लोन की तरह है। बट ये नॉर्मल क्या है, जनरल पब्लिक से उठाया जा रहा है, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया जा रहा। ओके सर, तो एक बार डेफिनेशन पढ़े। हाँ सर, एक बार डेफिनेशन पढ़ता है। तो डेफिनेशन क्या है, डिवेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, ओ, इश्यूड बाय द कंपनी, कंपनी ने इश्यू करा है ना, एक्नॉलेजिंग, क्या एक्नॉलेज करते हुए, अ डेट, कि हमारे पास उधार है, ये एक्नॉलेज किया कंपनी ने, और राइटिंग में, इसलिए रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। और क्या होता है, द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट, राइट। एक इंटरेस्ट रेट भी बता देंगे कि किस रेट से होगा। और ये सारा किस में लिखा होता है, ये सारा उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट या रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में सारी चीजें लिखी होती हैं। बट बेटा एक चीज सुनना, कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट जो डिबेंचर्स पे होता है, उसको जो फॉर्मली ना हम कूपन रेट या कूपन रेट कहते हैं, राइट, किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो आप, कूपन रेट कहते हैं उसको, ठीक है। मतलब मार्केट में आप जाओगे तो कूपन ही कहा जाता है उसे, जब आप डील भी करते हो स्टॉक मार्केट में तब भी आपको कूपन ही बोला जाता है। आप ऐप में भी देखोगे एक ट्रेडर की, तो वहां पर भी कूपन ही लिखा होता है, इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा होता, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, एक टर्म ऐड हो गई है बस, इंटरेस्ट रेट ही है, तो इंटरेस्ट रेट ही, बट इसको इंटरेस्ट रेट नहीं कहेंगे डिवेंचर्स के केस में। डिवेंचर्स के केस में क्या कहेंगे, कूपन रेट या कूपन रेट, ठीक है। ओके सर। और जिसको, देखो बेटा, जो पढ़ाए वो टीचर, है ना, जो टीच करे वो टीचर, जो ड्राइव करे वो ड्राइवर। इसी तरह से जिसके पास डिबेंचर्स हो वो डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो द पर्सन्स टू होम डिबेंचर्स आर इश्यूड आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स।
जिसको डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? डिबेंचर होल्डर्स। मतलब ये जो पब्लिक है इसको क्या कहेंगे? ये डिबेंचर होल्डर्स हैं सारे मिला के। ओ, ठीक है। ओके सर। देखो अब ना डिबेंचर और शेयर में फर्क होता है। हमने शेयर पहले पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में। तो इनमें डिफरेंसेस होते हैं कुछ, राइट? डिफरेंसेस क्या होते हैं? एक तो होता है ओनरशिप, राइट? दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। तो ओनरशिप होता है एक तो डिफरेंस। अ शेयर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी। जो एक शेयर होता है ना वो कंपनी की ओनरशिप का शेयर होता है। मतलब मान लो 1,000 शेयर है टोटल, उसमें से अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मतलब मैं 1% का मालिक हुआ, राइट? बट डिबेंचर इज ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। बट डिबेंचर्स क्या है? सिर्फ एक उधार है। बाकी इसमें मालिक नहीं बन जाते हम, लेकिन शेयर्स में क्या होता है? मालिक बन जाते हैं उस कंपनी के। अ शेयर इज पार्ट ऑफ द ओनर कैपिटल वेयर एज डिबेंचर इज पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओनर्स कैपिटल होती है या शेयर होल्डर्स फंड होता है ये उसका पार्ट बनता है। कौन? शेयर जो होता है। बट जो डिबेंचर्स है क्योंकि लोन है ये बनेगा बोरोइंग्स का पार्ट। ओ, तो ये बोरोड कैपिटल है हमारे लिए। अब रिटर्न क्या क्या होती है? जो देखो शेयर्स पे जो रिटर्न आती है ना, द रिटर्न ऑफ शेयर्स इज नोन एज डिविडेंड while the return on debentures is called interest, right? The rate of return on shares may vary from year to year depending on profits of the company. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो इनकम होगी, कभी ज्यादा डिक्लेयर होगा कभी कम होगा, ठीक है? बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर्स पर वो पहले से ही तय होता है कि ये होगा। द पेमेंट ऑफ डिबेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बट जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ना डिबेंचर्स पर वो है चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। कहने का मतलब क्या है? जो डिविडेंड है वो कहाँ आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। ओके, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो डिबेंचर्स को तो पैसा जाना ही जाना है, ठीक है? रीपेमेंट, जो शेयर्स होते हैं उनकी जनरल नॉर्मल केसेस में रीपेमेंट नहीं होती, लेकिन अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उस केस में रीपेमेंट होती है, बट सबसे बाद में होती है। बट डिबेंचर्स क्या है? क्योंकि लोन है इसमें तो पहले से डिसाइड होता है। अभी हमने देखा ना कि इतने टाइम में वापस कर देंगे, तो पहले से डिसाइड होता है कि इतने टाइम में रीपेमेंट हो जाएगी इसकी, ठीक है? और वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स जो मालिक है वोटिंग राइट्स तो उन्हीं के पास होंगे, डिबेंचर्स के पास थोड़ी ना होंगे, ठीक है? सिक्योरिटी की बात करें तो शेयर तो सिक्योर होते नहीं किसी चीज के अगेंस्ट, बट डिबेंचर्स वो जनरली सिक्योर होते हैं, राइट? उस पे फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट्स पर। फिक्स्ड फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? सिम वो आगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ से ज्यादा क्रूशल नहीं है, मैं यही बता के खत्म कर देता हूँ। फिक्स्ड चार्ज होता है, मान लो कि एक एसेट है उस पर एक चार्ज है, फिक्स चार्ज है मान लो। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर कंपनी वो लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो बंद होने के केस में क्या होगा? उस एसेट से जो पैसा आएगा उससे पहले उससे जो पैसा आएगा सबसे पहले किसको दिया जाएगा? उस उन डिबेंचर्स को जिन पर उसका फिक्स चार्ज है। समझ में आती है बात? सर फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज होता है कोई भी एसेट बिके सबसे पहला उसको मिलेगा, राइट? पैसा, ठीक है? चलो, कन्वर्टेबिलिटी, शेयर्स कन्वर्टेबल तो होते नहीं है, बट डिबेंचर्स जनरली क्या होता है? वो कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है? एक तरह के डिबेंचर्स होते हैं, हम आगे जब टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे। चलो ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया सीधा यहाँ। चलो ठीक है। अब डिबेंचर्स कितने तरह के होते हैं, है ना? किस किस तरह के होते हैं? तो इनको ना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई कर रखा है। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या है? सिक्योर भी होते हैं और अनसिक्योर भी होते हैं। सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? जिस पर फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज हो उसको क्या कहते हैं? सिक्योर डिबेंचर्स। अभी बताया ना, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। तो जो कंपनी के एसेट्स पर फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज होगा डिबेंचर्स पर तो सिक्योर्ड है। और अगर नॉट सिक्योर्ड बाय अ चार्ज तो क्या होगा? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ओ, ठीक है, बात समझ में आती है आपको? हाँ सर आती है बात समझ में।
अब रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या क्या होते हैं। तो एक तो होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। ओ, रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? देखो रिडीमेबल, जो रिडीम वर्ड होता है ना, या रिडम्पशन वर्ड होता है, वो रीपेमेंट के लिए यूज करते हैं, सिंपल। बट इसमें रिडम्पशन ही करेंगे यूज, रीपेमेंट कर सकते हैं बट मतलब अगर आप देखोगे फॉर्मली तो इसको रिडम्पशन ही बोलते हैं। और इनफैक्ट आपको अगर करिकुलम में जितना ही पढ़ाया गया है ना, वो रिडम्पशन बोल कर ही पढ़ाया गया, ठीक है। बट उसका मतलब रीपेमेंट ही होता है। तो रिडीमेबल जैसा नाम से लग रहा है, रीपेएबल मतलब इसको रीपेमेंट होगी, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर रीपेएबल बाय द कंपनी at the end of specified period और by installments। मतलब जैसा भी जो टर्म्स होंगी उसके हिसाब से जो भी डिसाइड रहेगा उस हिसाब से रीपेमेंट हो जाएगी उसकी। तो मतलब सिंपली बोलूं तो क्या हुआ, रिडीमेबल डिवेंचर्स मतलब जिनको रीपे करना है। बट इरिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से हैं? इरिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर नॉट रीपेबल। मतलब एक बार पैसा आया उसके बाद भूल जाओ, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा जिंदगी भर, ठीक है। तो इनको पैसा तो वापस मिलता नहीं है। बट अगर कंपनी बंद होगी, जैसे शेयर्स के केस में पैसा जाता है, वैसे ही इरिडीमेबल डिवेंचर्स के केस में भी पैसा वापस जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, एक तो होते हैं रजिस्टर्ड वो डिवेंचर्स, और जनरली यही होते हैं जब हम डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं ना, तो रजिस्टर्ड की ही बात करते हैं। रजिस्टर्ड क्या है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स, जो कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, ठीक है। किसके नाम पर? इन द नेम ऑफ द होल्डर, जो भी डिवेंचर होल्डर है उसके नाम पे रजिस्टर्ड है ना। इससे क्या होगा, प्रिंसिपल भी और जो इंटरेस्ट है वो किसको पे मिलेगा, किसको पेएबल होगा? वो होगा रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स। मतलब जो रजिस्टर में है, जो रिकॉर्ड्स में है कंपनी के, उन्हीं को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा वापस, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल की रीपेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट वो सिर्फ रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगी। बट बेरर, जैसे बेरर चेक होता है ना, पता होगा आपको, कि कोई भी ले जाओ है ना उसको मिल जाता है। इसी तरह से बेयर एंड डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड, कंपनी के उसमें रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड नहीं है नाम से। वैस तो पता है कंपनी को कि इतना उधार ले रखा है, बट किसी नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, राइट। तो मतलब क्या, वो पेपर जिसके पास होगा ना, जो सर्टिफिकेट मतलब डिबेंचर जिसके पास होगा, वो उसी को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, राइट। उसमें कूपन्स होते हैं, मतलब अलग अलग के एक तरह से कि इस इंटरेस्ट के लिए ये वाला कूपन लगेगा, तो उसको पहले से अटैच करके दिया जाता है। उसकी ड्यूरेशन होती है कि इस टाइम पे उसकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो बेयर डिबेंचर्स है ना, वो एक तरह से आप पैसे की तरह समझो, नॉर्मल कैश है, उस पे किसी का हक थोड़ी, किसी का ऐसा कोई मालिक थोड़ी ना होता है उसका, जिसके हाथ में वो मालिक है, उसका नाम नहीं लिखा होता किसी पर। आपने किसी और को क्या दिया तो क्या हो गया, वो मालिक हो गया। इसी तरह से बेयर डिबेंचर्स होते हैं, ये जिसके हाथ में है ना वो मालिक है इसका, ठीक है। ओके सर। फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें भी दो होते हैं, एक फर्स्ट डिबेंचर्स होते हैं, एक सेकंड डिबेंचर्स होते हैं। फर्स्ट डिबेंचर्स क्या होते हैं? विच हैव टू बी रीपेड बिफोर द अदर डिबेंचर्स आर नोन एज फर्स्ट डिबेंचर्स। मतलब बाकी सब डिबेंचर से पहले इसकी पेमेंट होगी फर्स्ट डिबेंचर्स की, ठीक है। और सेकंड डिबेंचर क्या होते हैं? जो फर्स्ट डिबेंचर की रीपेमेंट हो जाती है ना, सब कुछ हो गया, उसके बाद जिसकी पेमेंट उसके बाद जिसकी रीपेमेंट होगी वो कौन होंगे? सेकंड डिबेंचर्स। ओ, ठीक है, समझ में आता है, नाम से समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है समझ में। इसके अलावा फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, अब सर इंटरेस्ट रेट के साथ भी क्वालिफाई करते हैं? हाँ, अभी तक हमने क्या देखा? स्पेसिफिक कूपन रेट, है ना, एक रेट लिखा हुआ है, राइट, उसके हिसाब से। तो दीज डिबेंचर्स आर इश्यूड विद अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट इसमें लिखा होता है पहले से ही कि इतना इतना मिलेगा, ठीक है। मान लो 10%, ठीक है, 10% डिबेंचर्स ऐसे ही शो करते हैं इसको, परसेंटेज डिबेंचर कहते हैं। मतलब एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है पहले और उसके बाद डिबेंचर्स, ठीक है। बट जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स या जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, राइट, इसके तीन नाम है, ठीक है, किसी भी नाम से बुला सकते हो आप। तो ये क्या होते हैं?
These debentures do not carry a specific rate of interest. इन पे इंटरेस्ट होता ही नहीं है सर, इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर क्यों देगा कोई पैसे? क्योंकि these are issued at a substantial discount and redeemed at par. ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोटे डिस्काउंट पर इशू किया जाता है इसको, तभी तो डीप डिस्काउंट कह रहे हैं ना, राइट। और जीरो कूपन भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही, राइट। सीधा क्या है, डिस्काउंट पे इशू करेंगे और पार पे रिडीम कर देंगे, है ना। समझने के लिए इधर देखो एक बार, मान लो डिबेंचर है कितना, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, कितने का इशू करा, मान लो 90 रुपीज का कर दिया, इतने में इशू किया, और रीपेमेंट कितने होगी, 100 की। तो ये जो बैलेंस बचा ₹10, ये क्या है, ये इंटरेस्ट ही तो हुआ। मतलब इंटरेस्ट इसके अंदर छुपा हुआ होता है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता, और बीच में कोई पेमेंट नहीं होती, कभी भी कोई पेमेंट नहीं होती। सीधा क्या होगा, एक दिन तो पैसा जाएगा जिस दिन इशू हो गए, और मतलब पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिन पैसा जाएगा, और जब रिडीम होने होंगे, जो डेट फिक्स होगी पहले से, उस दिन पैसा आएगा पब्लिक के पास। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक दिन पैसा उठाया, राइट, और फिर एक पीरियड के बाद जो कि पहले फिक्स होगा, उसके बाद पूरा पैसा वापस कर दिया पार पे, मतलब डिस्काउंट पे पैसा उठाया और पार पे इशू कर दिया, वो रिडीम कर दिया। ठीक है, ओके सर, ये टेस्टेबल है क्या? बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। और इस बार 8 मार्क्स है, तो ये टेस्टेबल मोस्ट लाइकली है, आ जाएंगे, या तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 4-4 मार्क्स के प्रैक्टिकल वाले, या हो सकता है एक थ्योरी में भी देते छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो, डिबेंचर्स क्या होता है ना, वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल मतलब, convertible debentures are debentures that are convertible into shares. Oh, these can be further divided into partly or fully convertible debentures. अब convertible मतलब क्या हुआ, डिबेंचर्स इश्यू करे, आज तो डिबेंचर्स कह रहे हैं, बोला कि मान लो 4 साल के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, आप चाहो तो पैसे वापस मत लेना, इसके बदले के शेयर्स ले लेना, राइट, जो भी उस टाइम पे वैल्यू होगी उस हिसाब से। तो ये क्या हुआ, कन्वर्टेबल। अब ये भी हो सकता है कि कुछ पोर्शन के हैं कन्वर्टेबल, राइट। मान लो आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख में से बोला 70,000 कन्वर्टेबल है और 30,000 नॉन कन्वर्टेबल है। ठीक है, मतलब वो उसकी आपको 30,000 तो आपको पैसे दे देंगे, 70,000 पे आपके पास ऑप्शन है उसको शेयर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, तो पार्टली कन्वर्टेबल हुआ है। मान लो 1 लाख देने थे, पूरे पूरे 1 लाख के लिए बात करी, तो ये फुली कन्वर्टेबल हुए। ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल क्या हुआ, जो कन्वर्टेबल नहीं है वो नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब दीज डिबेंचर्स आर दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। ठीक है, क्लियर है आई होप। हाँ सर, क्लियर है। अब डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड भी होती है एक चीज, राइट। देखो, जो कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है ना, जब भी आम पब्लिक से डीलिंग होती है, आप ये समझो बस, तब तब क्या होता है, रेगुलेशन ज्यादा होती है, राइट। तब तब क्या होता है, रेगुलेशन ज्यादा होती है, सरकार बीच में टांग अड़ाती है कि पब्लिक का पैसा डूब ना रहे। ठीक है, तो यहाँ कंपनी से क्या कह रही है सरकार, वो कह रही है कि बेटा ट्रस्टीज अपॉइंट करो, राइट। हम कैसे मान लें कि आप इनका हक नहीं मार रहे, राइट, आप इनको टाइम से पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट की, राइट। आप जब डी हो जाता है तो आप रीपेमेंट भी कर रहे हो इनकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सही चल रही है या नहीं चल रही, तो इसके लिए ट्रस्टी अपॉइंट करो और एक डीड साइन करो, राइट, आपस में डीड करो। तो फिर क्या होता है, जो ट्रस्टी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका जो राइट है, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है, राइट। ठीक है, सरकार ने क्या बोला, एक कुछ ट्रस्टीज को अपॉइंट कर दिया, किस लिए, ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो टाइम पे हो, राइट, और उनकी जो रीपेमेंट होनी है वो भी टाइम पर हो। सिंपली बोले तो उनकी हरासमेंट ना हो। ठीक है, कंपनी ऐसा कर सकती है ना, पैसे लिए और चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आम लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है सर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। डिबेंचर्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें हमने छोटी वो बस बेसिक्स देखी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम
कि इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, क्योंकि लोन है, बताया ना मैंने आपको, राइट, एक तरह से बोरोइंग्स है। तो डिबेंचर्स दिखाते कैसे हैं? द डिबेंचर्स विल बी डिस्क्लोज्ड अंडर करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो है, पक्की बात है, बट करंट है या नॉन करंट है, वो जो टेन्योर होगा उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, बिना देखे एक बार ही बताओ, नॉन करंट क्या होती है लाइबिलिटी? जिसको जिसको हाँ बिल्कुल सही, जो कि 12 महीने से ज्यादा में रिपेएबल है, राइट। और करंट क्या होती है? 12 महीने से कम। ओके, आपको तो पता है। तो डिबेंचर्स को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कब दिखाएंगे? वो भी करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर दिखाते हैं डिबेंचर्स को, राइट। व्हेन द डिबेंचर्स आर इश्यूड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के बाद रीपेमेंट होनी है इनकी। और जब अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, तो हम यही मानेंगे कि 12 मंथ्स के बाद है रीपेमेंट। मैंने नोट भी लिखवाया। If the question is silent, always assume that the debentures are issued for more than 12 months. ठीक है, ओके। बट ये करेंगे कैसे, उसको भी देख लेते हैं। सिंपल, पहले तो बैलेंस शीट, और ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। एज एट 31 मार्च 2021, टर्म वन में बहुत अच्छे से सीखिए बैलेंस शीट बनाना, ठीक है, यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेलिवेंट पोर्शन है सिर्फ, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी में आएगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसका नोट वन, और फिर अमाउंट जो भी होगा, फिर नोट यहाँ नीचे दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और फिर परसेंटेज डिबेंचर्स ऑफ जो भी प्राइस होगा उसका, जनरली 100 ही होता है, राइट। परसेंटेज डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, लेट्स से 100, ये वो मतलब एग्जांपल के तौर पे लिखा है, और ये 10 लिख दिया मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पर। अदरवाइज जो भी रेट होगा, मान लो 15% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, और यहाँ उनका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम, बस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे कब? जब 12 महीने से कम के लिए इशू किया है, ठीक है। सेम है बिल्कुल, नॉन करंट ओ इक्विटी एंड लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटीज, उसके अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नोट दिखाया। ये नोट वन जरूरी नहीं है, नोट वन होगा, कोई भी नोट हो सकता है, ठीक है। वो तो बैलेंस शीट जिस तरह से बन रही होगी वो उस हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा, फिर नोट्स में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और फिर 10% डिवेंचर्स, और फिर उसका अमाउंट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक केस और बनता है इसमें, बट वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, कि जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसका मान लो कुछ कुछ रिपेमेंट हो सकता है, पार्ट में पेमेंट करना हो, तो जो 12 महीने के अंडर रिपेएबल होगा ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, उसको हम करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ना दिखा के अदर लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आज के लिए यही रुकेंगे, ठीक है। कल कल हम मिलेंगे, राइट, मतलब नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम फिर इसकी अकाउंटिंग को किस तरह से करते हैं उसको देखेंगे। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट क्या चाहिए? फोकस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो जो आज हमने डिस्कस करी है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको डिबेंचर्स चैप्टर की जरूरत है। और अगर आप चेक करोगे ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पूरे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वो भी अपलोडेड है मतलब इसी चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट, उसको चेकआउट करना। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट करो। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत सारी चीजों पर, जगहों पर मैं अवेलेबल हूँ। आपको जहां भी कंफर्टेबल लगता है आप वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।